हेलो स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत राजनीति विज्ञान देख रहे थे और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 सत्ता में साझेदारी तथा अध्याय 2 संघवाद पर हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं तथा उस लेसन से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं नोट्स भी दे चुका हूं। आज यदि बात करें तो हम लोगों को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 3 को देखना है। अध्याय 3 अध्याय का नाम है जाति, धर्म तथा लैंगिक मसले। चूंकि हम जानते हैं कि जो एनसीईआरटी की किताब है, एनसीईआरटी की किताब के अंतर्गत जो अध्याय 3 है वह लोकतंत्र तथा सामाजिक विविधता है। सामाजिक विविधता सामाजिक विविधता है। अब यहां पर यह जो तीसरा अध्याय था उसको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो अब हम लोगों का इस दृष्टिकोण से यह जो क्या बन जाता है, जाति, धर्म तथा लैंगिक मसले, जो कि एनसीईआरटी की किताब के अंतर्गत चौथा अध्याय है, लेकिन अब ये अध्याय क्या बन जाता है, तीसरा। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे अध्याय 3 कहें चाहे कुछ भी कहें। जो सामाजिक विविधता होती है तो इसके अंतर्गत जो अध्याय 3 है उसके अंतर्गत हम लोगों को क्यों पढ़ना क्या है, तो जाति को पढ़ना है, धर्म को पढ़ना है और लैंगिक मसले यानी लैंगिक असमानता को पढ़ना है। यह भी क्या है, यह भी सामाजिक विविधता का ही स्वरूप है। और हम लोग को इस लेसन के अंतर्गत जानना क्या है, यानी हम लोग यह लेसन के अंतर्गत जब पढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, तो इसके अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि जाति क्या होता है, यह सामाजिक विविधता का आधार कैसे बनता है, और यह जब राजनीति में अभिव्यक्त होता है, यानी जब जाति को राजनीति में प्रयोग किया जाता है चुनाव जीतने के लिए, तो उसका राजनीति पर किस प्रकार का प्रभाव होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि धर्म की बात करें तो धर्म के ऊपर हम लोग को यह जानना है कि सांप्रदायिकता क्या होती है, और जब यह सांप्रदायिकता राजनीति में प्रवेश करती है, राजनीति में अभिव्यक्त होती है, तो उस सांप्रदायिकता का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तथा लैंगिक मसले यानी लैंगिक असमानता क्या है तथा लैंगिक असमानता का आधार क्या है, और किन आधारों पर आज हमारे बीच जो, अगर टोटल जनसंख्या की बात करें तो टोटल जनसंख्या की 50% महिलाएं आज उपेक्षा की शिकार हैं। हमको इस लेसन के अंतर्गत इन्हीं चीज़ों को जानना है। अगर हम पहले कहें कि सामाजिक विविधता क्या है, यानी हम पहले डिसाइड करते हैं कि सामाजिक विविधता क्या है, तो यहां हम इसको पहले डिफाइन करते हैं। पहले ये जानते हैं कि सामाजिक विविधता क्या है, तो सामाजिक विविधता का अर्थ है कि एक समूह के लोग जाति, धर्म, भाषा, नस्ल, संस्कृत आदि के आधार पर भिन्न होते हैं।
जब यह सामाजिक विविधता जब यह सामाजिक विविधता विविधता आपस में जुड़ जाती है, आपस में जुड़ जाती है, तो सामाजिक विभाजन का आधार बन जाता है। आधार बन जाता है। सामाजिक विभाजन तब होता है, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कोई भिन्नता सारी भिन्नताओं से सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। यहां स्पष्ट है कि सामाजिक विविधता का अर्थ क्या होगा। तो जो एक समूह होता है, वह समूह में रहने वाले जो लोग होते हैं वह जाति के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, वो धर्म के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, वे भाषा के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, वे नस्ल के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, तथा वह उनकी भिन्न संस्कृति भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें तो प्रत्येक समाज की बात करें तो प्रत्येक समाज में इस प्रकार की सामाजिक विविधता देखी जाती है। कोई भी ऐसा समाज अब नहीं रह गया है। पूरे वर्ल्ड की यदि बात किया जाए तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक ऐसा समाज अब नहीं रह गया है जिसके अंतर्गत सामाजिक विविधता देखने को न मिली हो। क्योंकि वैश्वीकरण ने क्या किया है, वैश्वीकरण के कारण विश्व स्तर पर लोगों का प्रवाह जो हो रहा है वह अपनी साथ विविध प्रकार की संस्कृति लेकर के जा रहे हैं, विविध प्रकार की जाति को लेकर के जा रहे हैं, अपने धार्मिक मान्यताओं को लेकर के जा रहे हैं, अपनी भाषा को लेकर के जा रहे हैं। और इस प्रकार से आज विश्व में सारे अगर देशों की बात किया जाए तो सारे देश क्या हो चुके हैं, सारे देशों के अंतर्गत सामाजिक विविधता देखने को मिलता है। तो अब यहां कह रहा है कि यह सामाजिक विविधता कब सामाजिक विभाजन का आधार बन जाती है। तो सामाजिक विभाजन का आधार दो आधार पर बन रहा है। कैसे? जब सामाजिक विविधता वाले यानी कि दो सामाजिक विविधता वाले लोग जब एक ही समूह के सदस्य बन जाते हैं, नंबर 1, तथा उनमें यह भावना आ जाता है कि जो हमारी विरासत है, यानी जो मेरा धर्म है, मेरी जाति है, मेरी भाषा है, मेरा नस्ल है, वही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। अन्य अंतर भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई एक ऐसा विविधता होता है, एक ऐसी भिन्नता होती है कि वह क्या हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। और मनुष्य को सारी भिन्नताएं, भाई कोई भी समाज में अगर व्यक्ति है तो कोई भी समाज में कुछ लोग काले हो सकते हैं, कुछ लोग गोरे हो सकते हैं, कुछ लोग लंबे हो सकते हैं, कुछ लोग नाटे हो सकते हैं, लेकिन सारी ये विविधता है। लेकिन सारी विविधताओं के ऊपर एक विविधता क्या हो जाती है, हॉबी हो जाती है, या कहें कि एक विविधता की भावना प्रबल हो जाता है, और जिसके कारण वहाँ पर वह सामाजिक विभाजन का आधार बन जाता है। वह जाति भी हो सकता है, वह धर्म भी हो सकता है, वह भाषा भी हो सकती है, वह संस्कृति भी हो सकता है, वह नस्ल भी हो सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि यह जो सामाजिक विविधता है, इस सामाजिक विविधता का आधार क्या है, या उत्पत्ति कैसे होता है। सामाजिक विविधता का सामाजिक विविधता की उत्पत्ति, सामाजिक विविधता की उत्पत्ति दो रूपों में होता है। तो जन्म के आधार पर,
जन्म के आधार पर, तथा अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा है चयन, चयन या इच्छा के आधार पर। एक समूह के लोग जन्म के आधार पर क्या हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यानी वह जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी जाति के जो समूह होता है उसके सदस्य होते हैं। जिस धर्म के अंतर्गत वह जन्म लेता है उसी धार्मिक समूह का वह सदस्य होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस नस्ल में वह जन्म लेता है उसी नस्ल का वह क्या होता है, सदस्य होता है। तो यह क्या होती है, यह जन्म पर आधारित सामाजिक विविधता होती है। यह क्या होता है, प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक होता है। तथा अगर दूसरे की बात करें तो यह क्या होती है, जन्म पर आधारित जो विविधता होती है वह कभी कभी, सभी नहीं, कुछ क्या होती है, अपरिवर्तनशील होती हैं, अपरिवर्तनशील होती है, यानी कि उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर हम जाति की बात करें, जाति की बात करें तो हम अपने जाति को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अगर हम कहें कि रंग की बात करें, नस्ल की बात करें, तो यह सब चीजें क्या हैं, इसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, यह अपरिवर्तनशील होता है। लेकिन जन्म पर जो आधार, जन्म के आधार पर जो सामाजिक विविधता पाई जाती है वह क्या होती है, सभी सामाजिक विविधता प्राकृतिक होती है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर धर्म की बात करें, जैसा कि हमने कहा कि यह भी सामाजिक विविधता का एक स्वरूप है। धर्म की बात करें, भाषा की बात करें, भाषा की बात करें, यह क्या होता है, यह परिवर्तनशील होता है। और यह इसीलिए यह किस पर निर्भर करता है, हमारी चयन पर निर्भर करता है, हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। यानी कि जिस धर्म के अंतर्गत, जिस धार्मिक समूह के अंतर्गत हम जन्म लेते हैं उस धर्म को छोड़ करके अगर दूसरे धर्म को परिवर्तित कर लेते हैं तो वह परिवर्तित धर्म कि जो समूह होता है उसका यह क्या बन जाता है, सदस्य बन जाता है। तो यह जो होता है इसकी जो उत्पत्ति होती है चयन या इच्छा के आधार पर होता है। जैसे हम किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में जन्म लिए हैं लेकिन हम अंग्रेजी भाषा सीख करके आपको हम क्या, हमारी मुख्य भाषा क्या हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम संगीत का चयन कर सकते हैं, हम हम वाद्य का चयन कर सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के खेल कूद जो होते हैं, कोई हॉकी पसंद करता है, कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, कोई फुटबॉल खेलना पड़ता है। यह सब क्या है, यह सामाजिक विविधता है। तो यह सब सामाजिक विविधता किस पर आधारित होती है, तो यह सामाजिक विविधता हमारे चयन यानी हमारी इच्छा पर आधारित होती है कि जिसको हम अच्छा मानते हैं उसका क्या करते हैं, चयन कर लेते हैं। तो यह सामाजिक विविधता की उत्पत्ति कैसे होता है। और दूसरी इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण और जिसके लिए मैं सामाजिक विविधता को समझाने का आप लोगों का प्रयास कर रहा हूं, लगभग उधर ही पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं कि सामाजिक विविधता राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। अभी हमने क्या कहा कि जो जाति है जब राजनीति में अभिव्यक्त होता है, यानी कि राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर जब चुनाव लड़ने लगती हैं तब कौन सा राजनीति पर इफेक्ट छोड़ती हैं, कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि बात कहें तो धर्म की बात कहें तो धर्म के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक समूह होते हैं वो उनका जब राजनीति में वह अभिव्यक्त होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो इसको जानने के लिए सबसे बड़ी कसौटी क्या है, कसौटी यह कि सामाजिक विविधता राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। इसीलिए जो अध्याय 3 है वह अध्याय 3 क्या है, विविध प्रकार की सामाजिक विविधता क्या होती है, या हम कह सकते हैं कि सामाजिक विविधता क्या होता है, सामाजिक विविधता की उत्पत्ति
कैसे होती है तथा सामाजिक विविधता राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। चाहे जाति के आधार पर सामाजिक विविधता हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे नस्ल के आधार पर हो, चाहे किसी भी आधार पर सामाजिक विविधता है, वह राजनीति को किस रूप में प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पर राजनीति की यदि बात करें कि यह सामाजिक विविधता राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, इसकी यदि बात करें तो यह प्रभाव के 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम होता है तथा यहीं पर स्पष्ट कर देते हैं कि राजनीति को सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही रूपों में प्रभावित करता है। दोनों ही रूपों में प्रभावित करता है। तो यह आयाम कितने हमने बताए? 3 बताए। तो लोगों की अपने पहचान के प्रति आग्रह का भाव। अगर हम दूसरे की बात करें तो राजनीतिक दलों का नजरिया तथा अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा है सरकार का दृष्टिकोण। कहने का अर्थ है कि जो सामाजिक विविधता होता है जब राजनीति में किया जाता है, राजनीति में जब अभिव्यक्त होने लगता है, यानी कि राजनीतिक दलों के द्वारा उठाया जाने लगता है, तो वह राजनीति को कैसे प्रभावित करता है? तो वह सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही रूपों में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। यदि हम बात कहें कि लोगों के प्रति अपने पहचान के प्रति आग्रह का क्या भाव है, यानी अगर किसी समूह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह रहते हों और उन सामाजिक समूहों को अपनी जो पहचान है, धर्म है, जाति है, भाषा है, उसके प्रति जो पहचान का भाव है, वह भाव को कैसे व्यक्त करते हैं। यानी कि अगर राजनीति में विनम्रता से व्यक्त किया जाता है, विनम्रता से अभिव्यक्त किया जाता है, यानी अपनी जाति के विकास के लिए, अपने धर्म के विकास के लिए, अपनी नस्ल के विकास के लिए यदि कोई जायज मांग किया जाता है, और जायज मांग किस आधार पर किया जाता है, किस आधार पर? तो विनम्रता के आधार पर। यानी सरकार से, बहुत से लोग होते हैं सरकार के विरुद्ध आंदोलन करते हैं। राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं? हम लोगों को राजनीतिक पार्टियां पढ़ना है, हम लोग उसके अंतर्गत जाएंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं? कोई जो सामाजिक विविधता होता है, सामाजिक विविधता को राजनीति में उठाने का प्रयास करती है। उसके माध्यम से यदि विनम्र भाव रहता है तो किसी भी सामाजिक विविधता वाले लोग को यह क्या करता है, यह किस रूप में प्रभावित करेगा? तो यह सकारात्मक रूप में प्रभावित करेगा, यानी कि उस धर्म के संरक्षित करने का प्रयास करेगी। उस जाति के अगर बात किया जाए तो उस जाति के लोगों को जो अधिकारों का हनन हो रहा है, उन अधिकारों के लिए वह क्या हो सकता है, उचित हो सकता है, उनके अधिकार को संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। तो यह विनम्रता का भाव है। लेकिन यही जो पहचान के प्रति आग्रह का भाव है वह किस रूप में व्यक्त होने लगे? हिंसा के रूप में व्यक्त होने लगे, हिंसा के रूप में व्यक्त होने लगे। तो वह क्या करेगा? वह राजनीति को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा। यानी जब जाति राजनीति में प्रवेश करेगा और उस जाति के लोग अपने पहचान के प्रति यदि विनम्रता का भाव के साथ राजनीति में अभिव्यक्त करते हैं तो वह राजनीति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। लेकिन अगर हम कहें कि उसी जाति के लोग अपने जातिगत समस्याओं के लिए क्या करते हैं, हिंसात्मक पहचान का भाव रखते हैं, तो वह क्या कर जाएगा? वह नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। और यह देखिए कि यह जो
प्रभाव पड़ेगा वह न केवल देश पर पड़ेगा बल्कि उस सामाजिक समूह के लोगों पर भी पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें श्रीलंका की बात करें, जहां पर भाषा के आधार पर विविधता देखने को मिलता है, यानी कि कुछ लोग क्या हैं, तमिल बोलने वाले हैं और यह जो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक हैं वह सिंहली भाषा को बोलते हैं और इसी आधार पर दोनों समुदाय भाषा के आधार पर वहां पर बंटवारा। अब भाषा क्या होती है, भाषा प्रबल हो जाता है, अन्य भिन्नताएं हैं, गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, लेकिन यह विविधता क्या हो जाता है, गौण हो जाता है और प्रमुख यानी सर्वश्रेष्ठ कौन हो जाता है, तो भाषा के आधार क्या हो जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं और वह समुदाय को यानी श्रीलंका को क्या कर देता है, बांटना प्रारंभ कर देता है। तो यहां पर बांटना जो प्रारंभ करता है तो वह क्या बन जाता है, जब हिंसा का या कहें कि गृह युद्ध को श्रीलंका को गृह युद्ध की ओर ले जाता है, वहां पर श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि राजनीतिक दलों का नजरिया, यानी जो सामाजिक विविधता या कहें कि जो एक समूह के लोग हैं जो अपनी जाति के प्रति विशेष भाव रखते हैं, उस भाव को राजनीतिक दल कैसे राजनीति में उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी राजनीतिक दल भी उस सामाजिक समूह के लोगों की तरह अगर विनम्र तरीके को अपनाता है तब तो उससे क्या होगा, वह सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। लेकिन राजनीतिक दल भी हिंसात्मक रूप से उस चीज को समर्थन करना प्रारंभ करेंगे, यानी कि जो लोगों को अपने पहचान के प्रति आग्रह का भाव विनम्र होता है उसको यदि राजनीतिक पार्टियां समर्थन देती हैं तो यह सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। लेकिन यदि जो सामाजिक समूह है वह अपने पहचान के प्रति हिंसात्मक तरीके का प्रयोग करता है और उसको राजनीतिक पार्टियां समर्थन करने लगती हैं तो यह क्या हो जाता है, यह देश के लिए विभाजनकारी हो जाता है। उसी तरह से सरकार का दृष्टिकोण होता है, यानी सरकार जो विभिन्न सामाजिक समूह होते हैं वह अपने कल्याण के लिए, अपने जाति के, धर्म के, भाषा के विकास के लिए कुछ न कुछ मांगे सरकार के पास रखते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को भी यहां पर जायज मांग, जो जायज या उचित मांग है, यदि सरकार जायज मांगों को मान लेती है तो वह राजनीति को किस रूप में प्रभावित करेगा, सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। लेकिन अगर किसी सामाजिक समूह का जायज मांग होने के बावजूद भी या उचित मांग होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो वह सामाजिक समूह के लोग क्या समझते हैं, वह सामाजिक समूह अपने को उस देश से कटा कटा महसूस करते हैं, शोषण महसूस करते हैं। ऐसा महसूस होता है कि हम अपने ही देश में बेगानों की तरह रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वह सामाजिक समूह क्या करेगा, अब हिंसा की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा और इससे क्या होता है, देश के लिए विभाजनकारी हो जाता है और यह राजनीति को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। तो अब प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र क्या करता है। अब यहां पर यह जान लीजिए कि जो भी हम जाति के आधार पर, जाति कैसे राजनीति को प्रभावित कर रहा है, इसको यदि हम परीक्षण करेंगे तो इन्हीं 3 आयामों पर हम लोग परीक्षण करेंगे। इसीलिए मैं इस चीज को पढ़ा रहा था, इस चीज को बताने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि यह क्या है, मूल मंत्र है। उसी प्रकार से हम भारत में सांप्रदायिकता की बात करेंगे, क्योंकि भारत में सांप्रदायिकता क्या होता जा रहा है, प्रमुखता प्रदान करते जा रहा है और भारत को हिंसा की ओर झोंकने का कभी कभी प्रयास कर देता है। तो जो सांप्रदायिकता देखेंगे वह सांप्रदायिकता भी इसी 3 आयामों के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किसी विशेष धर्म के लोग, उनके अपने पहचान के प्रति आग्रह का भाव कैसा है, राजनीतिक पार्टी का दृष्टिकोण क्या है तथा सरकार का दृष्टिकोण क्या है। इसी 3 आयामों पर हम इन दोनों को कसने का प्रयास करेंगे, इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा था। अब प्रश्न उठता है कि सामाजिक विविधता लोकतंत्र में, सामाजिक विविधता या कहें लोकतंत्र सामाजिक विविधता को सामाजिक विविधता को
किस रूप में प्रभावित करता है। यानी जो कोई लोकतांत्रिक देश है वहां पर अगर सामाजिक विविधता पाई जा रही है तो वह सामाजिक विविधता के लिए किस प्रकार का कदम उठाता है। यानी अगर हम बात करें तो लोकतंत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक विविधता पाई जाती है उसमें सामंजस्य बैठा करके सर्वमान्य समाधान ढूंढने की कोशिश किया जा रहा है। यहां पर लोकतंत्र क्या करता है, तो लोकतंत्र विभिन्न सामाजिक समूह में सामंजस्य बैठाकर सर्वमान्य, जो सभी को मान्य है, सर्वमान्य यानी मान्य, यानी सभी लोग जिसको मानते हैं वही क्या है, सर्वमान्य समाधान करने की कोशिश करता है या प्रयास करता है, करने का प्रयास करता है। इसको इसलिए उठा दिए क्योंकि इस पर बहुविकल्पी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर लोकतंत्र उस सामाजिक विविधता के लिए क्या करता है, उस लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत अगर विभिन्न प्रकार की सामाजिक विविधता पाई जाती है, और जैसा कि हमने कहा कि अब विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो समरूप हो, बल्कि सारे देश में बहुरंगी संस्कृति पाई जाती है, बहुरंगी भाषा पाई जाती है, बहुरंगी जाति पाई जाती है, यानी बहुत से सामाजिक विविधता पाई जाती है। तो लोकतांत्रिक देशों में इसके लिए क्या किया जाता है, जब लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विविधता, सामाजिक विभाजन का आधार जब बन जाता है तो लोकतंत्र क्या करता है, तो लोकतंत्र विभिन्न सामाजिक समूहों में सामंजस्य बैठा करके सर्वमान्य समाधान करने का प्रयास करता है। वह सामाजिक विविधता को समाप्त नहीं कर सकता है, यानी लोकतंत्र में सामाजिक विविधता को समाप्त करने के लिए प्रयास नहीं किया जाता है, सामाजिक विविधता को कम करने के लिए प्रयास नहीं किया जाता है, बल्कि सामाजिक विविधता को विभिन्न प्रकार की सामाजिक विविधता में सामंजस्य बैठा करके सर्वमान्य समाधान, ऐसा समाधान जो सभी सामाजिक समूहों को मान्य हो, ऐसे समाधान ढूंढने का प्रयास करती हैं। तो यहां से बहुविकल्पी का प्रश्न बनता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम लोगों को जाति देखना था, धर्म देखना था, लैंगिक मामला देखना था, लेकिन जो किताब का शेड्यूल है वह लैंगिक असमानता से प्रारंभ करता है। तो हम लोग लैंगिक असमानता देखते हैं पहले। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता का अभिप्राय। अब लैंगिक जो असमानता है वह लैंगिक असमानता का अभिप्राय क्या है, पहले यह जान लेते हैं। तो लैंगिक असमानता का अभिप्राय है लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव, यानी लिंग के आधार पर भेदभाव। हमने इस यहां पर क्या है, लैंगिक असमानता की जो बात हो रहा है उसका अभिप्राय क्या है, लिंग के आधार पर भेदभाव। यानी जब स्त्रियों तथा पुरुषों में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है या भेदभाव किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक असमानता के नाम से जानते हैं। अगर हम प्राचीन काल से ही बात करें तो प्राचीन काल से ही जो महिलाएं हैं, महिलाओं के प्रति लोगों की जो सोच है, जिसके चलते आज समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं है। तो यह प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो इस जो लिंग के आधार पर जो भेदभाव है, या कहें कि लैंगिक असमानता का आधार क्या है, लैंगिक असमानता का आधार
लैंगिक असमानता का आधार। लैंगिक असमानता का आधार, तो नंबर 1 की बात करें तो जैविक शारीरिक बनावट नहीं है। यानी स्त्रियों और पुरुषों के बीच जो जैविक बनावट, यह लैंगिक असमानता का आधार नहीं है। इसका आधार क्या बनता है? तो समाज में प्रचलित रूढ़ छवि तथा समाज में महिलाओं को दी गई सामाजिक भूमिका है। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी के अंतर्गत पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं कहता हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर लैंगिक असमानता की आधार की बात करें तो लैंगिक असमानता महिला और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव किया जा रहा है, उस भेदभाव का कारण जैविक या शारीरिक बनावट नहीं है, बल्कि क्या है, हमारी जो समाज में प्रचलित रूढ़ छवियां हैं। चाहे अगर हम बात कहें कि जो समाज में महिलाओं की भूमिका है, उसके आधार पर इस लैंगिक असमानता पाई जाती है। अब इस प्रश्न उठता है कि इस लैंगिक असमानता के लिए कारक क्या हैं? देखिए, कोई ना कोई ऐसी तकनीक होती है जिसको पहचानने की कोशिश किया जाता है कि किसी चीज को कैसे हम याद करेंगे। तो इसके अंतर्गत हेडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। लेकिन यह क्या होता है, एक माइंड में सेट करने के लिए चीज़ें होती हैं कि वह क्या करता है, माइंड में जब सेट रहता है कि जो लैंगिक असमानता है, तो लैंगिक असमानता का कारक कौन कौन से हैं, या लैंगिक असमानता कैसे पाया जाता है। कारक, तो लैंगिक असमानता पहला यदि कहें हम बात कर रहे थे कि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाता है जिससे माइंड में वह बना रहे। और हम लोग का पढ़ाने का भी यही तरीका भी होता है कि हम लोग यह कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई इस प्रकार से इसको बताया जाए ताकि बच्चे क्या कर लें, जल्दी माइंड में बना लें। अब इसके अंतर्गत यदि बात कहें तो पहला अगर बात करें तो पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप हेडिंग बना करके लिखें, हम भी इस पर नोट्स देंगे, यह जरूरी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग माइंड में सेट करने के लिए कि आखिर जो लैंगिक असमानता का कारक है उसके अंतर्गत हम लोग कैसे लिखेंगे। तो माइंड को सेट करने के लिए, अब माइंड में क्या सेट है, पितृसत्तात्मक, अगर ये सेट है तो आप लिख ले जाएंगे। यानी पितृसत्तात्मक समाज किस समाज को कहा जाता है, ऐसे समाज को कहा जाता है जिसके अंतर्गत पुरुषों की प्रधानता होती है, और पुरुष की प्रधानता वाले समाज को ही पितृसत्तात्मक समाज के नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो वैश्वीकरण के कारण विश्व के देशों का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास हो रहा है। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग जो पड़े हुए हैं, उनकी क्या है, रूढ़ मानसिकता है। उनका सोच क्या है, वह सोच प्राचीन सोच वाले हैं, और यही कारण है कि ऐसे समाज में पुरुष को ही प्रधानता दिया जा रहा है, जिसके चलते यह क्या हो रहा है, लैंगिक असमानता आ रही है। क्योंकि उन लोगों की सोच विकसित नहीं हो पाया
कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। वैसे तो अगर हम बात करें तो सामाजिक विविधता के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा एक ही धर्म है, हम क्या हैं, मानव हैं। और चाहे किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे किसी भी नस्ल के लोग हों, किसी भी संस्कृति के लोग हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग हों, अगर हम बात कहें सारे लोग तो क्या हैं, मानव हैं। यानी कि मानव धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। तो हम फिर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बढ़ते क्यों हैं, प्रश्न यहाँ पर है। तो इसका कारण है, जब हम लोग राजनीतिक प्रभाव देखेंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो हमारा समाज है वह किस रूप में है, वह पितृ प्रधान समाज का निर्माण हुआ है, और जिसके चलते महिलाओं के साथ क्या होता है, लैंगिक आधार पर भेदभाव किया जाता है। दूसरे की यदि बात करें तो श्रम का लैंगिक विभाजन, श्रम का लैंगिक विभाजन, माइंड में यह चीज बना रहेगा, श्रम का लैंगिक विभाजन, अगर माइंड में यह चीज बना रहेगा कि श्रम का लैंगिक विभाजन का मतलब क्या होता है, नो डाउट आप लिख ले जाएंगे। अब यहां पर हमने क्या बताया कि जो हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, उस पितृसत्तात्मक समाज में जो रूढ़िवादी लोग हैं वह क्या सोचते हैं, वह यह सोचते हैं कि जो महिलाएं हैं वह अबला किस्म की होती हैं, कमजोर किस्म की होती हैं, उनकी प्रकृति क्या है, कमजोर है, और यही कारण है कि वह घर के कार्यों के लिए ही उपयुक्त होती हैं, बाहर के कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। जबकि आज समाज में देखा जाता है कि बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो कि विकास का लाभ लेते हुए वह विकास के साथ साथ अपने आप को विकास कर रही हैं। आज अगर बात करें तो सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपस्थिति होने के बावजूद भी आज भी हमारे समाज में इस प्रकार की सोच है कि महिलाएं क्या कर सकती हैं, वह घरेलू काम के लिए उपयुक्त होती हैं। अब घरेलू काम के लिए उपयुक्त होती हैं यानी वह खाना बनाने के लिए ही ठीक है, अगर हम कहें कपड़े धोने के लिए, चाहे बच्चों के पालन पोषण करने के लिए या घर की साफ सफाई करने के लिए, इन्हीं कार्यों के लिए उपयुक्त हैं। और जबकि पुरुष क्या हैं, पुरुष बाहर के कार्य के लिए उपयुक्त हैं। और यही कारण है कि महिलाओं को के साथ क्या हो रहा है, लैंगिक असमानता का व्यवहार होता है। यानी लैंगिक असमानता का यह क्या है, एक कारक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा क्या है, शिक्षा में कम निवेश, यह माइंड में बना रहेगा, आप निश्चित रूप से लिख ले जाएंगे। अब सोचिए जरा, जब हमारा समाज क्या है, पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें लिंग के आधार पर क्या देखा जा रहा है, यह वहां पर लिंग के आधार पर भेदभाव देखा जा रहा है, लैंगिक असमानता देखा जा रहा है, क्योंकि लैंगिक श्रम का लैंगिक विभाजन देखने को मिलता है। और यह मान लिया जाता है कि महिलाएं क्या होती हैं, घरेलू कार्य के लिए उपयुक्त होती हैं, जबकि पुरुष बाहर के कार्य के लिए उपयुक्त होता है। यही कारण है कि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा समाज है, उस समाज के जो लोग हैं, वह समाज के लोग क्या कर रहे हैं, समाज के लोग महिलाओं की शिक्षा पर कम निवेश कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब हम जनगणना को देखते हैं तो जनगणना के अंतर्गत क्या पाते हैं कि जो राष्ट्र की साक्षरता दर है उसमें महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर में अंतर है। हमेशा क्या होता है कि महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, कम होती है, और पुरुषों की साक्षरता दर ज्यादा होता है। इसका अर्थ है कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को शिक्षा का अवसर नहीं दिया गया। यही नहीं, अगर हम दूसरी की अगर बात करें तो हम यह देखते हैं कि महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए ज्यादा अभिभावकों के द्वारा निवेश नहीं किया जाता है, और यही कारण है कि महिलाएं उच्च पदों पर नहीं पहुंच पाती हैं। तो यह क्या देखा जा रहा है कि उनके शिक्षा पर कम निवेश किया जा रहा है। और जबकि समाज में ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं जिनको आप कमतर आंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समाज में जो उपस्थिति है वह आज पढ़ने लिखने में क्या है, आगे हैं।
कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाएं प्रवेश नहीं कर चुकी हैं। फिर इस प्रकार के लैंगिक असमानता क्यों? लेकिन यह क्या बन गया है? शिक्षा में कम निवेश किया जा रहा है, जिसके चलते महिलाओं को विकास करने का, इनका बौद्धिक विकास करने का, उनका या कहें कि संपूर्ण रूप से उनके व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर नहीं मिल रहा है। हम नेक्स्ट की बात करते हैं। पैतृक संपत्ति में अधिकार न मिलना वास्तविकता है कि महिलाओं को देखा गया कि महिलाओं के साथ में यह भेदभाव प्राचीन काल से लेकर के चला आ रहा है। वैसे कहना चाहिए कि चला आ रहा था, क्योंकि आगे स्टेप में बताएंगे कि जो पैतृक संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति यानी पिता की जो संपत्ति होती है, पिता की संपत्ति में महिलाओं को कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई। यानी केवल और केवल किसको हिस्सेदारी दी गई? लड़कों को दी गई, लड़कियों की कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई, लड़कियों को कोई हिस्सेदारी नहीं। यद्यपि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन पारित किया गया और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया। यह हम कानूनी लैंगिक असमानता को कम करने के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जब हम चर्चा करेंगे तो वहां पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया और वहां पर लड़कियों को लड़कों के बराबर पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने की बात किया गया। लेकिन यह सैद्धांतिक रूप से ही रह गया है, कानूनी रूप से ही रह गया है, यह अभी व्यवहारिक रूप धारण नहीं कर सका है। दूसरा चीज इसका हम कह रहे हैं कि जब कानून बनाया गया, लेकिन यह क्या है? यह सैद्धांतिक या कानूनी रूप से ही लागू है, व्यवहारिक रूप से यह दिखाई नहीं देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी समाज हैं जहां पर इस प्रकार के कानून ही नहीं है, यानी वहां पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिया गया है। और उस समाज के जो नारीवादी आंदोलन वाली महिलाएं हैं वह क्या मांग करती हैं? वह इसी प्रकार की मांग करती हैं कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार तथा अवसर मिलना चाहिए। अब यहां पर हमने एक नाम लिया, नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलन यानी एक ऐसा आंदोलन लोगों हुआ क्या कि वैश्विक स्तर पर जब महिलाओं को विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार की जब बात आती है तो इस प्रकार के अधिकार महिलाओं को नहीं दिया गया। और यही कारण है कि नारियों ने क्या किया? समूहों में संगठित हो गई और संगठित होकर के क्या मांग करने लगी? पुरुषों के बराबर अधिकार तथा अवसर की मांग की। और ऐसे मांग करने वाले आंदोलन को हम लोग नारीवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। यानी नारीवादी आंदोलन क्या है? तो नारियों को यानी स्त्रियों को, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार तथा अवसर की मांग करने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। अब यहां पर देखिए, पैतृक संपत्ति में अधिकार देने की बात तो कहा गया, कानून भी बन गया, लेकिन अभी यह क्या है? सैद्धांतिक रूप से है, कानूनी रूप से है, अभी व्यवहारिक रूप धारण नहीं कर सका है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, 5वीं की बात करें, तो हे दृष्टि हम कह सकते हैं, हे दृष्टि कह सकते हैं या उपेक्षा का भाव कह सकते हैं। यानी महिलाओं के प्रति उपेक्षा का भाव यह किस रूप में दिखाई देता है? यह कन्या भ्रूण हत्या में दिखाई देता है। यद्यपि सरकार ने क्या किया है? कन्या भ्रूण हत्या को अपराध घोषित किया है, लेकिन आज भी हमारे समाज में क्या देखने को मिल रहा है? कन्या भ्रूण हत्या देखने को मिल रहा है। कन्याओं को जन्म लेने से पूर्व चाहे जन्म लेने के बाद उसको मार दिया जाता है। यह क्यों मारा जाता है? क्योंकि महिलाओं के प्रति उनकी हे दृष्टि है, क्योंकि वो रूढ़िवादी लोगों की यह सोच है कि महिलाएं क्या होती हैं? वह कमजोर किस्म की होती हैं, उनकी प्रकृति कमजोर होती हैं और धार्मिक रूप से भी यह सोचते हैं कि लड़के रहते तो अच्छे होते हैं, जबकि लड़कियों को वो लोग उपेक्षा का शिकार बना देते हैं और जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या की ओर प्रवृत्त होते हैं,
कन्याओं की हत्या करते हैं, जिसका परिणाम यह देखा गया कि जो सन 2000 में सन 2001 में जनगणना हुआ तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या थी 927 थी। यद्यपि 2011 में जो जनगणना हुआ 11 में, वहां पर यह 933 हो चुका है। चूंकि किताब में 927 की चर्चा किया था, इसलिए मैंने दोनों को चर्चा किया। यह क्या बताता है कि यह बता रहा है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो अब होना क्या चाहिए, 1000 पुरुष पर 1000 महिलाएं भी होनी चाहिए। लेकिन यह क्या व्यक्त कर रहा है कि हमारे समाज में जो महिलाओं के प्रति उपेक्षा का भाव है, उस उपेक्षा के भाव के कारण कन्या भ्रूण हत्या होता है। और कन्या भ्रूण हत्या का परिणाम किस रूप में दिखाई दे रहा है, तो लैंगिक असमानता में दिखाई दे रहा है। लैंगिक असमानता में दिखाई दे रहा है। यहां पर लिखे हैं लैंगिक असमानता में दिखाई दे रहा है। यही नहीं, कुछ ऐसे भी भारत के राज्य हैं, हरियाणा की बात करें, जहां पर सर्वाधिक रूप से क्या है, सबसे कम महिलाओं की संख्या वो 800 से नीचे भी है, नीचे है। अगर हम कुछ राज्य ऐसे भी हैं, अगर केरल की बात करें तो उनकी जो लिंगा अनुपात है, इसको लिंगा अनुपात कहा जाता है। इसी चीज को मैं बता रहा था लेकिन याद नहीं आ रहा था, लिंगानुपात। अगर लिंगा अनुपात की बात करें तो केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों से क्या है, ज्यादा है। लेकिन बहुत से भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं की पुरुषों की प्रति 1000 संख्या पर महिलाओं की संख्या 800 से भी नीचे है। तो यहां पर है दृष्टि है। अगर हम दूसरा और इंपॉर्टेंट बात करें तो सबसे चीज है राजनीति। इसको जिस रूप में देखें, अगर आज की हम बात करें तो जो राजनीति है, उस राजनीति के अंतर्गत महिलाओं की हिस्सेदारी की जब बात आती है तो महिलाओं की हिस्सेदारी के विषय में अगर हम बात करें तो महिलाओं की हिस्सेदारी क्या है, नागाड़ी है, या कह सकते हैं है ही नहीं। क्योंकि अगर भारत की सर्वोच्च राजनीतिक संगठन संसद की बात करें तो संसद भवन में महिलाओं का जो प्रतिशत है वह हास्यास्पद स्थिति पर है, क्योंकि वह 10% से भी कम है। यदि हम कहें कि राज्य की विधानसभाओं में, तो राज्य की विधानसभाओं में तो बुरा स्थिति है। यद्यपि अगर हम बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवस्था किया गया, तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 33% महिलाओं की आरक्षण को दिया गया। लेकिन अभी भी देश की सर्वोच्च राजनीतिक संस्था संसद में तथा राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया, यानी 33% सीटें आरक्षित नहीं किया गया। इवन राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि हम महिला विरोधी नहीं हैं, लेकिन वह अपने संगठन में भी वह महिलाओं को 33% आरक्षण या 33% महिलाओं को अपने सीट देना पसंद नहीं करती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी राजनीतिक पहुंच क्या हो रहा है, नगण्य हो रहा है। अगर भारत की स्थिति की बात किया जाए तो भारत की स्थिति क्या है, बिल्कुल ही खराब है। अगर हम बात करें तो नॉर्वे की बात करें, स्वीडन की बात करें, अब यहाँ पर जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों को अधिक राजनीति में हिस्सेदारी की बात करें तो 40% से ऊपर है। अमेरिका की बात करें तो उस अमेरिका के, चाहे दक्षिणी अमेरिका की बात करें चाहे उत्तरी अमेरिका की बात करें, वहां पर भी महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी की बात करें तो कुछ अच्छी स्थिति है। लेकिन भारत की यदि स्थिति की बात किया जाए तो भारत का अफ्रीकी देश तथा अरबियन देश से भी स्थिति क्या है, खराब है। और यहां पर महिलाओं की हिस्सेदारी 10% से भी नीचे है। जबकि अफ्रीकी मुल्क के देश क्या हैं, उन्हें गरीब माना जाता है, जबकि अरबियन वाले देश के लोगों को माना जाता है कि यहां पर जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म के अंतर्गत जो महिलाओं को हिस्सेदारी कम दिया जाता है। लेकिन वहां पर भी देख रहे हैं भारत से स्थिति अच्छी, यानी कि सबसे खराब स्थिति हमारे भारत में है और राजनीति में उनकी उपस्थिति नागड़ी ही है। लेकिन अगर ये देखिए कि अगर राजनीति में यह लैंगिक असमानता यदि अभिव्यक्त होता
तो लैंगिक असमानता की स्थिति कुछ और होती। क्यों? क्योंकि कुछ हम लोग जाति के अंतर्गत देखेंगे, हम लोग धर्म के अंतर्गत देखेंगे, यह जो सामाजिक विविधता है, यह सामाजिक विविधता जब राजनीति में प्रवेश किया, खासतौर से जाति जब प्रवेश किया, तो जो जो जाति के लोग प्राचीन काल से पिछड़े हुए थे, शोषित थे, पीड़ित थे, वंचित थे, उनको लाभ मिल रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात देखिए कि लैंगिक असमानता को राजनीति में प्रवेश ही नहीं, अभिव्यक्त ही नहीं किया जाता है। यद्यपि कुछ समाज क्या कर रहे हैं, कुछ समाज के लोग, कुछ सामाजिक समूह के जो महिलाएं हैं, वह नारीवादी आंदोलन के माध्यम से नारियों के हितों की अधिकार की मांग कर रही हैं। तो यह क्या है? तो लैंगिक असमानता का कारक है। अब हम लोग देखते हैं कि सरकार लैंगिक असमानता को कम करने के लिए क्या प्रयास कर रही है। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, या इस पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए क्या प्रयास किया गया है, या महिलाओं को समाज विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए क्या क्या कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हमने पहले ही बात कहा कि किसी भी चीज को माइंड में रखने के लिए क्या हमको करना पड़ता है, कोई ना कोई तकनीक अपनाना पड़ता है, और उसी तकनीक के अंतर्गत जो, जैसे कि पिछली बार हमने हेडिंग के साथ, वह हेडिंग आप लोग याद कर लेंगे कि पितृसत्तात्मक समाज या श्रम के लैंगिक विभाजन, या हम कहें कि महिलाओं के प्रति उपेक्षा का भाव, यदि आपके माइंड में आ जाता है तो इसको नो डाउट इस पर कुछ न कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कहें तो सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया है, तो हमने कहा कि विभिन्न समाजों में महिलाओं के प्रति जो नारीवादी आंदोलन उठ रहे हैं, और नारीवादी आंदोलन के माध्यम से नारियों के विकास के लिए, या कहें कि उसको भी देश की आर्थिक विकास के संग के साथ लेकर चलने के लिए, उनको हित के संवर्धन के लिए यह मांग उठ रही है। तो देखा जाता है कि कौन कौन से प्रयास, तो उसी प्रयास के अंतर्गत हम बात कर रहे थे। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको याद करने के दृष्टिकोण से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 3 भागों में बांट लेते हैं कि सरकार क्या किस रूप में प्रयास किया। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि संवैधानिक रूप में क्या प्रयास किया गया है, यानी कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने महिलाओं के प्रति क्या सोच रखी। क्योंकि महात्मा गांधी का यदि स्टेटमेंट की बात करते हैं तो महात्मा गांधी क्या मानते हैं कि महिलाएं घर के कार्य के लिए उपयुक्त होती हैं। वास्तव में हिटलर भी यही मानता है। हिटलर का नजरिया भी क्या है, महिलाओं के प्रति हे दृष्टि रखता है। हालांकि मैं हिटलर से गांधी की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गांधी हैं। तो गांधी क्या कहते हैं, लेकिन इनकी सोच क्या है, यानी उनका मानना है कि घरेलू कार्य के लिए होती हैं। लेकिन गांधी क्या मानते हैं, तो गांधी यह मानते हैं कि महिलाएं क्या होती हैं, अच्छे समाज के निर्माता होती हैं। क्योंकि जो संस्कृत, जो सभ्यता बच्चों में आती है, वह माता के कारण आती है। क्योंकि माता क्या होती है, प्रथम शिक्षिका होती है। मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने यही कहा था कि माँ ही बच्चों की प्रथम शिक्षिका होती हैं। तो यही कारण है कि गांधी क्या कहते हैं, कि गांधी कहते हैं कि महिलाएं क्या होती हैं, घर के कार्यों के लिए उपयुक्त होती हैं। खैर, हमको उससे मतलब नहीं। तो संविधान निर्माताओं का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण क्या रहा है, तो वह संवैधानिक प्रावधान में दिखाई देगा। प्रावधान, अगर हम कहें कि इन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार तथा तत्कालीन परिस्थितियों में महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, या कहें कि नारीवादी आंदोलनों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप कानून के अंतर्गत क्या संशोधन किए गए, तो उसको हम लोग कानूनी प्रावधान कर लेते हैं। यानी यह क्या है, मस्तिष्क में बनाए रखने के लिए है कि हम लोगों को क्या क्या चीजें देखना है। कानूनी प्रावधान तथा योजनाएं।
यानी कि सरकार क्या करती है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती हैं हमारे लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं को हितों को संरक्षित करने के लिए। तो नंबर 1 की यदि बात करें तो संविधान के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया, तो संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका के अंतर्गत जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की मांग की बात किया गया है वह सभी लोगों के लिए है। वहां पर लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया, यानी वह स्त्रियों के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। तो पहला नंबर की जो यह संविधान का जो क्या है उद्देश्य है कि महिलाओं और पुरुषों के साथ जो सामाजिक न्याय की बात होगी, राजनीतिक न्याय की बात होगी, आर्थिक न्याय की बात होगी, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। आगे भी क्या किया गया, तो आगे जो मूल अधिकार जोड़ा गया, मूल अधिकार के अंतर्गत जो समता का अधिकार दिया गया, समानता का जो अधिकार दिया गया, समानता के अधिकार के अंतर्गत भी क्या किया गया, स्त्रियों तथा पुरुषों को, सभी लोगों को एक समान अधिकार दिए गए हैं। तो जितना भी फंडामेंटल राइट है उसको क्या है, महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो जो महिलाएं हैं, तो महिलाओं को के साथ जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता था उसको रोकने के लिए क्या किया गया है कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कह दिया गया कि लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही नहीं, जो अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो अवसर की समानता की बात कर रहा है वह स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान अवसर की बात कर रहा है। उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक उसी प्रकार से सरकारें क्या कर सकती है, यह भी कानूनी प्रावधान है कि सरकारें क्या कर सकती है, सरकारें महिलाएं तथा बच्चों की विशेष स्थिति के कारण महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकती हैं। और कोई पुरुष इस आधार पर दावा नहीं कर सकता है कि क्या है यह महिला तथा पुरुष में भेदभाव करता है कि वह, क्योंकि हमारे संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकार महिलाओं तथा बच्चों के विषय में विशेष प्रावधान कर सकती हैं। तो इसी के आधार पर क्या किया गया, कानूनी प्रावधान करने का प्रयास किया गया। जैसे कि अगर हम बात करें तो नंबर, हम पहले ही बात किए कि सन 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम पारित किया गया। और उस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो प्राचीन काल से चला आ रहा है कि पिता की संपत्ति में लड़कियों को किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं होगी, उसको नंबर 1 समाप्त कर दिया गया। यानी यह क्या किया गया कि लड़कियों को भी लड़कों के समान पैतृक संपत्ति में अधिकार दे दिया गया। लेकिन यह ध्यान दीजिएगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है क्योंकि बहुत से ऐसे सामाजिक समूह हैं जो जाति के आधार पर तो नहीं, हम जाति के आधार पर अगर यदि बात करें, चाहे धर्म के आधार पर बात करें, तो उन सामाजिक समूहों के अंतर्गत अभी भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिया गया है। तो यह केवल हिंदुओं की बात करता है, किसी अन्य धर्म की बात नहीं करता है। खासतौर से यहाँ पर मुस्लिम धर्म के अंतर्गत देखा गया है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिया गया है, उत्तराधिकार में अधिकार नहीं दिया गया। ठीक उसी प्रकार से यदि हम बात करें तो तलाक की बात करें, यहां पर देखिए यह भी जो तलाक की मैं बात करने जा रहा हूं, तो तलाक जैसे हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत संशोधन करके यह क्या व्यवस्था कर दिया गया है कि महिलाएं भी क्या कर सकती है, तलाक ले सकती हैं। और उन्हीं आधारों पर तलाक ले सकती हैं जिन आधारों पर पुरुष तलाक लेते हैं। यानी यहां पर भी क्या किया गया, लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त किया गया। इस प्रकार के कानूनी प्रावधान किए। लेकिन ध्यान रहे, यह भी जो प्रावधान है यह हिंदुओं के लिए है, किसी अन्य धर्म में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। तो हम धर्म का नाम नहीं लेंगे, समझते रहेंगे आप। अगर इसी तरह से हमने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या, तो कन्या भ्रूण हत्या जैसे कि हमारे समाज में जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, जो महिलाओं को हे दृष्टि से देखते हैं, उपेक्षा का भाव देखते हैं और कन्याओं को जन्म लेने से पूर्व ही क्या कर देते हैं, मार देते हैं, उसको हम लोग भ्रूण हत्या कहते हैं, कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कन्या भ्रूण हत्या को अपराध घोषित किया गया तथा
न केवल अपराध घोषित किया गया है बल्कि कन्या भ्रूण हत्या करने और कराने वाले को दंड देने का प्रावधान किया गया है। ठीक इसी प्रकार से दहेज प्रथा निषेध, दहेज प्रथा निषेध कर दिया गया है। अब अक्सर क्या देखा जाता था समाज में अक्सर देखा जाता था कि महिलाओं को दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जाता है, महिलाओं को दहेज न मिलने के कारण मार दिया जाता है। तो उन सब प्रथाओं को क्या किया गया है, कानूनी तौर से यह सरकार ने कानून बनाकर यह प्रयास की है कि दहेज क्या है। जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित करके यह व्यवस्था कर दिया गया कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, क्योंकि दहेज के लिए महिलाएं उत्पीड़ित होती थी, उन्हें जलाकर मार दिया जाता था। तो यह क्या है, यह सरकार के द्वारा किया गया महिलाओं के लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए किया गया कुछ प्रयत्न है। देखते हैं इसके अतिरिक्त भी है तो नहीं है। अब योजनाओं की बात करें तो सरकार क्या कर रही है, सरकार महिलाओं को विशेष रूप से योजनाओं के माध्यम से सबल करने का प्रयास कर रही है। यह सबलता के लिए हमारी सरकारें यानी कि भारत सरकार की यदि बात करें, चाहे राज्य सरकार की बात करें, राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कन्याओं की शिक्षा पर खर्च करने की बात कर रही है, चाहे कन्याओं की संख्या बढ़ाने का प्रयास करे, तमाम तरह के कानूनी प्रावधान करके और योजनाओं के माध्यम से सरकार यह प्रयास कर रही है कि लिंग अनुपात कम किया जाए, यानी कि पुरुष प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की अनुपात है, जो हमने अभी बताया कि 927 जनगणना 2001 के अनुसार और जनगणना 2021 के अनुसार 933, यानी कुछ बढ़ा है लेकिन अभी पर्याप्त नहीं है। तो इसको क्या किया जाए, इसको कम किया जाए। और इसके लिए जैसे योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, या हम कहें कि इसके अलावा जैसे कि कन्या विद्याधन योजना, कन्या विद्याधन योजना, धन योजना, या उत्तर प्रदेश में बालिकाओं को निःशुल्क या शिक्षा में समर्थन देने के लिए या शिक्षा स्कॉलरशिप दिया जाता है सुमंगला योजना के अंतर्गत, सुमंगला योजना। यानी इसके लिए क्या किया जाता है, सरकारें क्या करती हैं, सरकारें विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती हैं और महिलाओं को शिक्षा में खर्च करती हैं, महिलाओं को यह स्कॉलरशिप में के रूप में देती है। एक और चीज़ है कि सरकार भाग्य लक्ष्मी योजना, सुकन्या योजना भी है, सुकन्या योजना भी है, सुकन्या योजना भाग्य लक्ष्मी योजना है। अब भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है कि कोई भी माता जो लड़की को जन्म देती है, यानी तो उस माता को क्या किया जाएगा, उस लड़की के पालन पोषण करने के लिए सरकार एक मुश्त रकम देगी। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है। यही नहीं, जो मनरेगा है, मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाली महिलाओं को क्या किया गया है, पुरुषों के बराबर मजदूरी देने की बात कही गई है, तथा उसके अंतर्गत महिलाओं को 33% काम के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी महिलाओं के संबंध में विशेष प्रावधान करने के लिए सरकार तत्पर है। तो हम देख रहे हैं कि इतने संवैधानिक प्रावधान तथा कानूनी प्रावधान तथा कुछ भारत सरकार तथा राज्य सरकार की योजना होने के बावजूद भी आज समाज में महिलाओं की जो स्थिति है, जो लैंगिक असमानता है, वह दूर क्यों नहीं हो रही है। तो दूर इसलिए नहीं हो रही है कि फिर से हम वहाँ पर चलते हैं कि लैंगिक असमानता का आधार क्या है। तो लैंगिक असमानता का आधार महिलाओं के प्रति जो हमारी सोच है, जो प्रचलित रूढ़ियाँ हैं, जो हमारी सोचने की क्षमता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो स्त्रियों के प्रति जो हमारी सामाजिक भूमिका हम जो दिए हैं, वह दोनों मिलकर के क्या कर रहा है, अभी भी समाज में महिलाओं को, या कहें कि महिलाओं के व्यक्तित्व के विकास
के लिए उतना पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि महिलाएं आज क्या हैं, महिलाएं आज विकास से महरूम है, या फिर कह सकते हैं कि महिलाओं का विकास नहीं हो रहा है। तो महिलाओं को विकास करने के लिए हमारी मानसिकता में भी परिवर्तन करना होगा और महिलाओं को भी स्वयं को परिवर्तित करना होगा। बेटी हैं, लड़ सकते हैं, तो जरूर आप लोगों के माइंड में अपने विकास के लिए सोचना होगा, तभी यह लैंगिक असमानता दूर हो सकता है। नहीं तो केवल सरकार के प्रयास करने से कुछ नहीं होगा। ये मेरा व्यक्तिगत विचारधारा है। तो इस प्रकार से हम लैंगिक मसले को देखें, लैंगिक असमानता को देखें। अब आगे हम लोग मिलते हैं तो जाति और धर्म को देखेंगे। थैंक यू।